आज से हमें क्या पढ़ना है? मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ना है? तो कल तक अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज से हमें क्या पढ़ना है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने कल थोड़ी सी चीज आपको बता दी थी, कुछ बातें बता दी थी। इसमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो, जो मोहन नाम का व्यक्ति है, ये क्या है? दर्जी। क्या है? दर्जी। तो दर्जी से आपको ऐसे याद रखना है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलादास बनर्जी। क्या बोलेंगे? राखलादास बनर्जी। और ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921। तो 1921-22 में भी इसे भी उसी समय पर खोजा गया था। तो क्या बोलेंगे? 1921 से लेकर 1922 के बीच में किसे खोजा गया था? मोहनजोदड़ो। और ध्यान रखिएगा, एक बात और बताई कि मोहनजोदड़ो में ये दड़ो लिखा हुआ है, जहां पर भी दड़ो शब्द मिलेगा वो सब कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। तो ये भी कहां हो जाएगा भाई? पाकिस्तान। ये कहां हो जाएगा? पाकिस्तान। अब एक बात और ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो जो शहर है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई नगर है तो वो कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। तो याद रखेंगे क्या कि भाई ये क्या है? सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। तो चलिए, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलादास बनर्जी। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था? 1921, 1922। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। अब जब मोहनजोदड़ो को खोजा गया, जैसे ही वैज्ञानिक इसको खुदाई करने के लिए गए, तो खुदाई में जब इन्होंने देखा तो कुछ जगह पर तो कुछ नहीं मिला। भाई देखो, घर, मकान, ईंट, पत्थर, कमरे वगैरह सब जगह मिले, लेकिन इंसान के अवशेष कहीं नहीं मिले। लेकिन बाद में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई एक विशेष स्थान पर की गई, तो वहां पर एक ही स्थान पर लाशों का ढेर मिला। इतनी लाशें कि भाई ऐसा लग रहा था देख के मानो कि सब के सब एक ही जगह पर मर गए हों। अब सारे लोग एक ही जगह पर अगर मर रहे हैं तो इसके पीछे एक ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो वहां पर लड़ाई हुई होगी या युद्ध हुआ होगा, क्योंकि उन लाशों में किसी का सर गायब था, किसी की खोपड़ी गायब थी, किसी का हाथ गायब था। ठीक, तो ये अंदाजा लगाया गया कि भाई यहां पर कुछ युद्ध हुआ है या कोई बड़ी त्रासदी हुई है या बहुत बड़ी घटना हुई है। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। इसीलिए यहां पर लाशों का ढेर लगा है, और इसीलिए मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। बहुत आईएमपी सवाल है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? अब यहां पर उस समय कालीन वगैरह का काम भी होता था। कालीन का मतलब क्या होता है? चटाई। चटाई, त्रिपाल जो बोलते हैं ना, फट्टी बैठने वाली। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता का कालीन नगर किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता को मृतकों का टीला कहते हैं। यहां पर लाशों का ढेर मिला है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यहां लाशों का ढेर मिला है। इसकी खुदाई 1921-1922 में हुई थी, राखलादास बनर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए, अब यहां पर एक बात और समझिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था भाई? मोहनजोदड़ो। भाई बहुत सारे थे, हड़प्पा था, धोलावीरा था, लोथल था, रोपड़ था, रंगपुर था, बहुत सारे थे नगर बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा कौन? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा कौन? मोहनजोदड़ो। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो जो नगर है हमारा, इसमें सबसे बड़ा एक इमारत की खोज हुई, सबसे बड़ी इमारत की खोज हुई। और ये इमारत कौन सी थी? अन्नागार। अन्नानागार। अब अन्नानागार किसे कहते हैं? जहां पर अन्न का स्टोरेज किया जाए, भोजन को रखने के लिए जिस जगह का उपयोग करते थे उस जगह को क्या कहते थे? अन्नानागार। क्या कहते थे? अन्नानागार। भोजन को रखने के लिए जिस जगह का उपयोग करते थे उस जगह क्या कहते थे? अन्नानागार। ठीक, तो ये सबसे बड़ी इमारत थी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? कौन थी भाई? अन्नानागार। अब यहां पर आगे एक सवाल और ध्यान रखना कि यहां पर स्नानागार भी मिला है। तो सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्नानागार। स्नानागार क्या था? स्नानागार एक नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल टाइप का इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? अरे क्या हो रहा है? स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल टाइप का बनाया था, लगभग ये 40 फीट लंबा, ठीक, और लगभग 30 फीट चौड़ा और लगभग 9 फीट ऊंचा था। मतलब जो त्योहार वगैरह होते थे तो त्योहार उत्सव पर पूरी की पूरी जो पब्लिक रहती थी वहां पर स्नान, अपन जैसे अमावस के समय पर नर्मदा जी नहाने जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा,
आगे तक चलेंगे अपन, दूर तक चलेंगे आज। चले, तो यहाँ पर अन्नानागार भी मिला है, यहाँ पर स्नानागार भी। स्नानागार किसे कहेंगे? जहां पर स्नान करते। अन्नानागार किसे कहेंगे? जहां पर अन्न के लिए क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमारे समाज में आज की डेट में जैसे शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहा है, या किसी कोई मर गया तो उसका हवन सामग्री या क्या बोलते हैं पिंडदान का, तो ब्राह्मणों का उपयोग है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा किसका उपयोग है? ब्राह्मण का। भाई अगर कोई पैदा होता है तो उसके नाम रखने से लेके, अगर वो बड़ा हो रहा है भाई साहब, उसका राशि का नाम से लेके, उसके विवाह से लेके, उसका बच्चा होगा वहां भी आगे चल के जितने भी संस्कार होंगे, आखिरी में जब वो मर जाएगा 16वां संस्कार होता है उस समय, ठीक है, तो उसकी भी रसोई कराना ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इनके समय पर भी ब्राह्मण होते थे, तो ब्राह्मणों को इनके समय पर क्या कहा गया? पुरोहित। क्या कहा गया? पुरोहित। तो पुरोहित के लिए, किसके लिए? पुरोहित के, पुरोहित के लिए, पुरोहित जो है आवास बनाया गया। मतलब इनको कहां रहेंगे? ब्राह्मण कहां रहेंगे भाई? ब्राह्मण कहां रहेंगे? घर में रहेंगे। तो ब्राह्मणों को रखने के लिए इनके लिए विशेष रूप से आवास बना गया। तो बताएं किस सभ्यता में, या सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पुरोहितों के लिए पुरोहित आवास बनाया था? सिंधु मोहनजोदड़ो में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही उस समय पर गुरुकुल हुआ करते थे। बहुत सारे मतलब बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पुरोहित शास्त्रों का ज्ञान देते थे। पहले युद्ध विद्या ब्राह्मणों ने ही सीखी, ब्राह्मणों के बाद नीचे वाले जो समुदाय है उसको सिखाया था। पूरे शास्त्र और शस्त्र उन्हीं को चलाने आते थे। तो इनका ज्ञान लेने के लिए जनता भी इनके पास जाती थी। तो भाई किसी विशेष स्थान पर ही ब्राह्मण ना उनको ज्ञान देगा, हर कहीं थोड़ी दे देगा, नदी के किनारे पर थोड़ी दे देगा। तो एक बहुत बड़ा एक रूम बनाया जाता था। उस रूम को क्या कहते थे? सभागृह। क्या कहा जाता था उस रूम को? सभागृह। तो ध्यान रखिएगा, सभागृह किसे कहते हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो नगर था, वहां पर पुरोहित बैठकर जनता को क्या देते थे? भाषण। उस स्थान को क्या कहते थे? सभागृह। ठीक। अब यहां पर जो ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण लोग भी किसी की पूजा करते थे। वो कौन थे जिनकी ब्राह्मण पूजा करेंगे? पशुपति। कौन थे? पशुपति। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पशुपति। जो पशुपति थे, इनके कितने मुख बताए गए हैं? 3। 3 मुख। कितने मुख? 3। पशुपति के कितने मुख थे? 3। अब पशुपति का नाम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पशुपति। मतलब पशु आ रहा है तो पशुओं के पति या पशुओं के पितामह या पशुओं के राजा हैं, तो इनके चारों तरफ पशु होंगे। तो इनके चारों तरफ 4 जानवर हैं, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। क्या बोलेंगे? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। कितने जानवर हैं? 4। किसके चारों तरफ है? पशुपति। पशुपति कितने मुख हैं? 3। पशुपति कितने मुख हैं? 3। इनकी पूजा कौन करते थे? पुरोहित। पुरोहित के लिए कौन सा आवास? सभागृह। पुरोहित के लिए रहने के लिए कौन सा? पुरोहित आवास। सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नानागार। इसके बाद कौन? स्नानागार। मृतकों का टीला कौन? मोहनजोदड़ो। खोज करता कौन है? राखलादास बनर्जी। इसकी खोज कब हुई थी? 1921, 1922। कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इतना बड़ा शहर था तो जनता भी बहुत ज्यादा रहेगी। इटारसी में जनता कम रहती है। भोपाल जाएंगे और भी ज्यादा पब्लिक मिलेगी। इंदौर जाएंगे और भी ज्यादा, बड़े बड़े महानगर में जाएंगे तो भयानक ज्यादा। मुंबई जाके देखिए, तो जितना बड़ा शहर होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, और उतना ही डेवलपमेंट तो उतनी ही पब्लिक रहेगी। तो जितनी ज्यादा पब्लिक रहेगी उसके लिए चलने के लिए उतनी ही चौड़ी सड़कें रहें। भाई सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर कौन था? मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा महानगर है तो सबसे ज्यादा आबादी भी यही थी, इसीलिए आबादी को चलने फिरने के लिए सड़कें चौड़ी बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कौन से नगर में थी? जल्दी बताएं। कौन से? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बाद, ये चौड़ी सड़कों के बाद, यहां पर एक चीज और ध्यान रखें कि जब इसकी खुदाई हुई थी तो खुदाई करने के बाद यहां पर लास्ट में एक चीज मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। बड़े शौकीन लोग थे, मतलब ये है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी मतलब क्या होता है? जो डांस करती है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो। अब एक बार जल्दी रिवीजन करेंगे, जल्दी बताएं इसका खोजकर्ता कब हुई थी? 1921, 1922। इसको खोजा कहां गया? पाकिस्तान। खोज किसने की? राखलादास बनर्जी। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा है क्या ये? हाँ, इस सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहते हैं। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नानागार। यहीं पर स्नानागार भी मिला है। अच्छा, पुरोहित के लिए क्या बनाया? पुरोहित आवास। और क्या बनाया? सभागृह।
पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति के चारों तरफ कितने जानवर? 4। हाथी, गेंडा, चीता। हाथी, गेंडा, चीता। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे जाकर हम ये देखेंगे किसके बारे में? रोपड़। रोपड़ के बारे में ध्यान से समझिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। रोपड़ मतलब रो पड़े। रो पड़े, क्यों रो पड़े? क्योंकि बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज्यादा लाज आ रही थी। लड़कियों को बहुत ज्यादा शर्म आती थी, रोने लगती है, आंख में सूंसी से। आजकल नहीं रोती है, पहले रो पड़ती थी। आजकल शर्म बची कहां है भाई? रोपड़। तो रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। हाँ हाँ, कुछ लड़कियों की बोल रहे हैं, सबकी सब नहीं, सबकी सब अच्छी होती, कुछ लड़कियों में नहीं होती शर्म, है कि नहीं? जैसे आप उसको देख लो, रश्मिका मंदाना, शर्म है उसमें? भाभी है ना तुम्हारी। हाँ, और रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। तो भाई शर्मा शर्मी में क्या हो पड़े? रो पड़े। अच्छा, शर्म को ही क्या बोलते हैं? लाज। तो लाज से याद रखेंगे सतलज। क्या बोलेंगे? सतलज। सतलज। तो लाज और शर्म के कारण हम क्या हो पड़े? रो पड़े। और ये कहां पर है? गुजरात। रोपड़ कहां पर मिलेगा? गुजरात में ही है ना? अरे रोपड़ गुजरात में है ना भाई। अब देखिए आगे इसके बारे में एक बात ध्यान से समझिए। रोपड़ की खोजकर्ता कौन थे? रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? अब रो पड़े क्योंकि सतलज और शर्मा, लाज आ रही थी, शर्म। भाई लाज तो आई, शर्म तो आई, लेकिन लाज और शर्म क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि आदमी के साथ कुत्ते को दफना रहे हैं। किसके साथ? किसको? आदमी। तो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के बारे में किस परंपरा या किस नगर के बारे में पता चलता है? रोपड़। बस इसमें एक ही सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है? तो रोपड़ में क्या लिखा है? आदमी के साथ कुत्ते को क्या किया गया? दफनाया गया। कैसे याद करना है? रो पड़े। क्यों रो पड़े? शर्म आ गई थी, लाज आ गई थी। शर्म आ गई मतलब शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। लाज मतलब सतलज नदी के किनार पर है और आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया जा रहा था। बात समझ में आ गई कि नहीं? पीडीएफ मिल गई ना सबको? लिखा पड़ेगा, कोई काम तो नहीं करना। अभी भी कॉपी खोल के बैठे। हाँ, रोपड़ सतलज कहां? गुजरात। अरे यार सॉरी, सतलज नदी गुजरात में बहती नहीं है भाई, ये तो पंजाब में बहती है। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी चाहते हैं, ठीक है? गलतियों पे जमाने की नजर रहती है, अच्छाइयों पर नहीं। क्या क्या बोल रहे थे? पंजाब। हाँ, पंजाब ही तो बोला था मैंने, पीछे से गुजरात गुजरात चिल्ला रहे थे ये लोग, लिख दिया जल्दबाजी में। चल, अब रोपड़ के बाद आगे देखेंगे कालीबंगा। क्या देखेंगे? कालीबंगा। हाँ, नहीं तुम लोग पढ़ा लो, ठीक? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में देखेंगे। ये कहां पर मिलेगी आपको कालीबंगा? राजस्थान। कहां मिलेंगे? राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी। अभी देखिए, पति ने बोला कि भाई तूने काली चूड़ी क्यों पहनी? काली चूड़ी क्यों पहनी? काली चूड़ी कौन ने बोला? पति ने। किससे बोला? बीवी से। बीवी से क्या बोला? काली चूड़ी क्यों पहनी? तो बीवी ने कौन सी चूड़ी पहन ली गुस्से में? लाल। बीवी ने कौन सी चूड़ी पहन ली? लाल। तो इसके संस्था, इसके खोजकर्ता कौन थे? बीबी लाल। बीबी लाल। अब लाल चूड़ी पहन ली तो पहनते समय हाथ में गड़ गई, तो गुस्सा आ गई किसके ऊपर? पति के ऊपर। भाई पहले काली पहनी थी, कौन सी पहना दी? लाल। आ गई गुस्सा, हाथ में गड़ गई, खून निकल आया, पति को जड़ दिया थापड़। क्या क्या जड़ दिया? थापड़। तो बी के थापड़ याद कर लेना। क्या याद कर लेना? बी के थापड़। तो कालीबंगा से क्या बोलोगे? कालीबंगा से बीबी लाल और बी के थापड़। बीबी लाल बी के थापड़। बीबी लाल बी के थापड़। बीबी लाल बी के थापड़। अब थापड़ खा लिया पति ने, पति ने थापड़ खा लिया। अब खाना तो मिल गया उसको, अब क्या खाएगा भाई? थापड़ खा लिया, पेट भर गया। अब खाना खाने के बाद आदमी कहाँ जाता है भाई? उस समय का आदमी कहाँ जाता था? नोवेल्टी पे थोड़ी जाता था। उस समय का आदमी कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा, काम करेगा, है ना? तो खेत में चला गया। तो खेत में क्या काम किया इसने? खेत की जुताई करने का काम किया। तो खेत करने की जुताई के अवशेष कहां पर मिले हैं? कालीबंगा। अब जुताई किससे करते हैं? हल से। कैसे करते हैं? हल से। तो जुताई हल से करते हैं। तो इसके बाद क्या के अवशेष मिलेंगे? हल के अवशेष मिलेंगे। काय के अवशेष मिलेंगे? हल के। और एक चीज के अवशेष तो मिलेंगे, काय के? काली चूड़ी के। तो काली चूड़ी कहां पर मिली? कालीबंगा।
जोते हुए खेत कहां मिले? चूड़ी अकेला पूछ ले तो कहां मिले? अरे हाँ कि नहीं? चले, अब एक और आपको देखना है यहां पर, एक है आपका बनमाली। क्या है? बनमाली। बनमाली, बनमाली कौन सी नदी के तट पर है बताएं? बनमाली तट पर है रंगोई नदी के। किस नदी के तट पर है? रंगोई। अच्छा, बनमाली क्या है? यह सभ्यता का एक शहर है छोटा सा। कहां पर है? रंगोई नदी के तट पर। अच्छा, शहर कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? बिलासपुर। क्या है? चंडीगढ़ है। अच्छा, चलिए मैं भूल गया था। तो बनमाली कहां पर है? हरियाणा। कौन सी नदी के तट पर है? अब रंगोई मतलब रंग, और रंग बिरंगे जब फूल खिलेंगे भाई साहब, तो उनको तोड़ना सही है कि नहीं है? उनको खुदाई करना सही है कि नहीं है? तो जहां पर वो होंगे वहां से अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहां पर रास्ता जो है, ध्यान रखिएगा, रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा था, और टेढ़े मेढ़े रास्ते का रास्ते के बगल में नाली होती है, तो नाली भी कैसी थी? टेढ़ी में। तो यहां पर क्या था? टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते और टेढ़े मेढ़े नालियां। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े नाली कहां पर थे? अरे बोलो ना। चले, अब आगे चलेंगे। कहां पर चलेंगे भैया? धोलावीरा। कहां पर चलेंगे? धोला। धोला, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है? हो रही है तो पढ़ा तो दिया था ना मैंने कल, ये यहां तक नहीं पहुंचे अपन। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती। धोलावीरा, धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर मतलब अधिकांश जगह कैसी पड़ी थी? खाली। भैया देख रहे हो ना उसमें, उसको रख लीजिए, इस पर ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं? धोलावीरा। धोली बढ़ा, धोली वीरा क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा में बहुत सारा एरिया खाली पड़ा था, जनता तो रहती थी वहां पे, लेकिन आप देख लो इटारसी में जगह बहुत ज्यादा है, लेकिन घर उससे भी ज्यादा है। आप गांव में जाओगे, यहाँ के 50 घर और गांव का एक घर। चले जाओ आगे से लेकर पीछे तक, मतलब आधा किलोमीटर, गांव में कितने बड़े बड़े घर होते हैं। तो ऐसे ही मतलब ग्रामीण क्षेत्र था, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन जगह बहुत ज्यादा खाली पड़ी थी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र पूछ ले सिंधु सभ्यता का तो धोलावीरा, लेकिन बहुत बड़ा शहर पूछ ले, यही समझाना चाह रहा था। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा एरिया, ये सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक। तो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या बोलेंगे भाई? सबसे बड़ा क्षेत्र क्या बोलेंगे? धोला। सबसे बड़ा शहर क्या बोलेंगे? धोलावीरा। अच्छा ये बताओ काली चूड़ी कहां मिली है? काली चूड़ी काली है। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की? शर्मा, रोपड़। कौन की? रोपड़। अच्छा, पुरोहित, आवास, पशुपति, ये सब कहां है? तीन मुख वाले। बहुत बढ़िया। अच्छा, बीबीलाल बी के थापर ने काय की खोज की? काय की खोज की है? बहुत बढ़िया। जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जीके का सबसे कठिन टॉपिक जो हिस्ट्री है, उसमें से भी सबसे कठिन टॉपिक जिसे प्राचीन भारत कहते हैं, वो पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा अगर बोरियत लगे या तुमको लगे कि नहीं यार भैया आप तो नहीं झेल पाएंगे, तो इतना भी झेल लिया यही बहुत बड़ी बात है। कोई तो शुरुआत में नींद लग जाती, नहीं लगता मन किसी का, नहीं पढ़ पाते, नहीं होता किसी को याद। और अगर आप आखिरी तक पढ़ पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लाखों लोगों में से एक हो, क्योंकि हर कोई इसको पढ़ नहीं पाता। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सुत का धोलावीरा हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? धोलावीरा। इसमें इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा यहां लिख देता हूं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मैसेज कर देना, उनको पीडीएफ पहुंचा देंगे। सुतकांगे डोर, देखो सुतकांगे डोर के बारे में बात करें, देखो इसके नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है? डोर। क्या लिखा हुआ है? डोर। तो ध्यान रखिएगा, सुतकांगे डोर में डोर, और डोर से क्या बंधा हुआ है? घोड़ा। तो ध्यान रखना घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? कितना आसान है, देखो कुछ कठिन है क्या? घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? सुतकांगे डोर। अब एक बात और सुनना, यहां पर घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? सुतकांगे डोर। अब यहां पर आदमी जब मर जाता था ना, आदमी जब मर जाता तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मटका पहले से
पहले ऐसा थोड़ी होता था कि अटैक आ गया, रात में नींद में ही खत्म हो गया आदमी, उसको खुद को नहीं पता कि मैं मर गया। सुबह वो उठने की कोशिश कर रहा है तो उसको यम मार रहा है पीछे से लड़, ए मर गया तू। पहले आदमी पूरा जीता था बिल्कुल 90 से, कोई हार्ट अटैक की बीमारी नहीं, कोई कैंसर नहीं, ये सब खान पीन से हुआ है। तो पहले के जमाने के लोग बहुत जिंदे रहते थे और खाना भी बहुत शाकाहार था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लिया। अभी आप समोसे भी खाते हो तो 500 समोसे निकल जाते हैं उसी तेल से, फिर वापस उसको फिर से डाल देते हैं, फिर रात के समोसे बचेंगे वो भी उसी में डाल देंगे, पूरा तेल खराब हो जाए, वही अपन खा लेते हैं, बहुत नुकसान करता है। पहले के लोग बहुत लंबे जीते थे। तो यहां पर कहना मैं ये चाह रहा हूं कि व्यक्ति पहले ही बता देते थे कि ये मरने वाला है कि नहीं। भाई देखो 90 साल का हो गया, नजदीक है, बीमार चलेंगे तो ऐसा नहीं मर थे कि बीमार हुए आज सुबह और शाम को खत्म, बीमार भी रहेंगे ना, 2-4 दिन बीमार रहेंगे, बढ़िया सेवा एवा करवाएंगे, बेटे बहू बिल्कुल साफ सफाई कर रहे हैं एकदम बढ़िया, अम्मा पड़ी है ऐसी देख रही है, सो भी नहीं रही है, मर भी नहीं रही है। घर वाले, पहले यही जमाना था, घर वाले थक जाते थे, मर जा यार अब यार, बहुत बुरी स्थिति, खाना भी नहीं खाएंगे, फिर 15-15 दिन जीते थे। तो पहले ही उसके मरने से पहले घड़ा बनाते थे यहां पर सुतकांगे डोर में, घड़ा, घड़ा मतलब मन का, और जब वो मरता था ना तो उसको कायम डाल देते थे घड़े में, वो ऊपर से बांध के, और उसको कहां डाल देते थे, जमीन में। क्या मिले हैं सब, घड़े में क्या मिली है, लाशें, लाशें कहां मिली है, घड़े में। तो आपसे पूछे कि कलश समाधान, इस प्रोसेस को बोलते थे कलश समाधान। भाई कलश के अंदर किसी सब को रखना ही कहलाता है कलश समाधान, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं सोच रहे होंगे। कलश समाधान मतलब कलश के अंदर सब रखना क्या कहलाता है, कलश समाधान, ठीक है। अब कलश समाधान की प्रोसेस कहां देखने को मिली, सुतकांगे डोर, कहां पर मिली है, सुतकांगे। अच्छा सुतकांगे डोर कहां पर मिलेगा, पाकिस्तान, कहां पर है भैया, पाकिस्तान। अब किसने खोज करी क्या की, ये सब नहीं, शुरुआत में जो पढ़ा है ना वो ध्यान रख लेना। सुतकांगे डोर कहां है, पाकिस्तान। डोर से कौन बना है, घोड़ा, घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, कलश में सब कहां मिला है, सुतकांगे डोर। बस अब आगे चलेंगे लोथल के पास। लोथल कहां पर है, ध्यान रखना, लोथल कहां पर है, गुजरात। लोथल कहां पर है, गुजरात। देखिए जब भी आप, थल का मतलब जमीन, जमीन पर उतरते हो, आप बेड पर सोते हो, जमीन पर उतरते हो, या जब जमीन पर बैठकर खाना खाते हो तो माता, धरती माता को भोग लगाते हैं ना अपन, एक निवाला तोड़ के ऐसा करके और भोग लगाते हैं, फिर पानी। सर हमारे तो किसी ने नहीं लगाया, ऑनलाइन क्लास नहीं, बोल देता बेटा। हाँ तो भोग लगाते हैं, थल मतलब जमीन को, जमीन को क्या लगा रहे हैं बेटा, भोग। देखना बिलर तो नहीं हो रहा कैमरा, जमीन को क्या लगा रहे हैं, भोग। तो ध्यान रखना भोग, और भोग किस समय लगाना चाहिए, रात के समय। रात का जब भोजन करते हो तो जमीन माता को या थल को क्या लगाओ, भोग लगाओ। तो ध्यान रखना लोथल कहां पर है, गुजरात। कौन सी नदी पर है, भोगवा। कौन सी नदी पर है, भोगवा। कौन सी नदी पर है, भोगवा। ये बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लो, इतना समय नहीं है। प्राचीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर मध्य भारत, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर, फिर स्टैटिस्टिक्स, साल भर लगता है। तो इसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार में पूरा अटेंशन क्लास पर रखो आप लोग। भाई 20-22 साल का दिमाग है, एकदम मेच्योर दिमाग है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ देख लेना। चलिए, तो लोथल में एक चीज मिली है, क्या मिली है, यहां पर मिले हैं भैया युगल समाधान। क्या मिले हैं, युगल समाधान का मतलब क्या होता है, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब, युगल का मतलब होता है कपल। हाँ बहुत तेज समझ गए भैया, ये युगल का मतलब क्या होता है, कपल, लड़का और लड़की। ऐसा नहीं है, उस समय लड़का लड़की नहीं चल रहा था, पति और पत्नी के अवशेष एक साथ मिले, कहां पर, लोथल में, युगल समाधान। तो क्या जोड़े से मौत हुई थी, पहले इतनी सती होती थी स्त्रियां कि सुन लिया कि अगर पति की डेथ हो गई ना तो वही दम छोड़ देती थी एकदम, समझ रहे, वही दम छोड़ देती थी पहले। अब देखो, जब ये वैज्ञानिकों ने इनके शवों को बाहर निकाला, कहां से, जमीन से। भाई खुदाई हुई, हमें पता चला, हमको इनकी लिपि थोड़ी ना पढ़ पाए हम, इनने लिख कर तो गए कुछ कुछ, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए।
हमने इनके क्या देखे? अवशेष। उससे हमने अंदाजा लगाया। जैसे ही हमने बाहर निकाला, ये 7 फीट का व्यक्ति, उस समय बहुत हाइट रहती थी, ऐसा थोड़ी अभी तो अपन कितने 5, मेरी हाइट लगभग 6, मतलब थोड़ा सा कम है 6 में, मतलब पहले 7 फुट मिनिमम हाइट रहती थी, 7 फुट मिनिमम। लड़कियों की रहती थी 6 फुट। तो अभी तो अपन बहुत छोटे होते जा रहे हैं जी, धीरे कुपोषित से ख्याल। तो इसमें लड़का और लड़की का पता नहीं चल रहा था कि जोड़े में से व्यक्ति पुरुष कौन है और महिला कौन। भाई अवशेष है वो, तो हड्डियों का ढांचा है। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में बराबर हड्डियां रहती हैं, हाँ कि नहीं? ये थोड़ी है कि नाक छिदी में लेगी, ये चमड़ी तो पूरी खत्म हो गई, हड्डी हड्डी है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बोला? वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर पता लगाना है लड़का है कि लड़की, तो इस कान में से एक राड घुसेड़ दीजिए, अगर इस तरफ निकल गई कंकाल में से तो 100% लड़की है। दिमाग खाली है ना? अगर राड बीच में अड़ गई, लड़का है। कुछ नहीं, ये बोला कि दोनों के कंकाल को इतना इतना हिस्सा निकाल के तराजू पर रख दीजिए, मतलब जिसमें नाक के बराबर वजन होगा, वैज्ञानिकों ने बोला, मैंने नहीं बोला। वो जिसमें भारी भरकम वजन होगा वो कौन होगा? ऐसा किसने बोला? वैज्ञानिकों ने। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। चलिए, हाँ भैया देखिए, गुजरात जो है, गुजरात जो मतलब लोथल जो है, यहां पर देखो बेटा, ये क्या बन रहा है? देखो, ये जो एरिया है यहां पर, कौन सा वाला? ये वाला। यहां से पानी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पानी। और यहां भी पानी है, और पानी है, ब्लू है पानी पानी। और ये वाले हिस्से में कौन है? बांग्लादेश, जो मुझे अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मन कर रहा है कि मैं खुद ही चला जाऊं और उड़ा दूं बांग्लादेश। अरे कुछ होना भी चाहिए उड़ाने के लिए भाई, ला दे बम। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। क्या बोलोगे? ये बांग्लादेश है। ये कौन है? वर्तमान पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान उस समय था क्या? नहीं। ध्यान से समझना, यहां पर था अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। अभी भी है? था क्या? है ना? नीचे कौन है? हिंद महासागर। और यहां कौन है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बेटा यहां से आप जाएंगे ऐसे ऊपर, तो अब मैं, ये खराब हो जाएगा, आपकी पीडीएफ खराब हो जाएगी, इसलिए इमेजिनरी के माध्यम से समझ लीजिए कि पाकिस्तान, यहां अफगानिस्तान, ईरान, इराक। इराक में उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मतलब जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय पूरी दुनिया में एक सभ्यता और थी, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन दोनों सभ्यताओं के बीच में ऐसी जानकारी मिली है, मैं तो नहीं गया था पर मुझे पढ़ने में मिला है कि यहां से इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था। क्या होता था? अब भाई मतलब उस जमाने में बड़े बड़े जहाज भी होंगे, तो जहाज के तो अवशेष नहीं मिले, तो यह कहना मुश्किल है कि समुद्री रास्ते से व्यापार हुआ करता था, हाँ कि नहीं? ये कर, तो भाई 7 समुद्र पड़ते हैं रास्ते में, कितने को लांघोगे? छोटी सी नाव लेके थोड़ी ना तुम समुद्र में कूद जाओगे। पल्लर कितनी बड़ी बड़ी आती है लहरें, तो जहाज चाहिए बहुत बड़ा। अब जहाज चाहिए तो जहाज में इंजन भी चाहिए, इंजन चाहिए तो केरोसिन। तो इतना ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं थे वो लोग, अपने जैसे नहीं, अपने जैसा कोई हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता, है कि नहीं? अपन जितने भी प्राचीन काल से लेकर अब तक के सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं, सबसे बुद्धिमान, भयंकर बुद्धिमान, समझ रहे हो कि नहीं? अपन आसमान में भी उड़ते हैं, पानी में भी तैरते हैं, जमीन पर भी चढ़ते हैं, मतलब और ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार। अपन चंद्रमा तक पहुंच गए, हाँ कि नहीं? उनने तो बैलगाड़ी से पूरा काम किया है, अपन तो देखो चंद्रमा पर जा रहे हैं। तो अपन सबसे बुद्धिमानी है अब तक के मनुष्य। अब मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सिक्के मिले वही कहां मिले? लोथल में, मतलब यहां गुजरात में। इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि यहां पर या तो समुद्री रास्ते से व्यापार होता था,
या काय से व्यापार होगा? स्थलीय 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 मार्ग से, ऐसा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इराक, ऐसा होगा। लेकिन हो ना हो, इस बात को पुख्ता करते हैं सबूत, क्यों? क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह भी मिला है। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह मिला है कौन सी जगह पर? अरे बताओ ना, क्या पढ़ रहे हैं? लोथल। तो लोथल में क्या मिला है? ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा, सही है ना लेवल? हाँ, तो यहां पर क्या मिला है? बंदरगाह। अब यहां पर सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? सिक्के। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भैया यहां से विदेशी व्यापार भी होता था। कौन सा व्यापार होता था? विदेशी। अब आपको एक बात बताऊं, देखो मैं अगली ही उस स्लाइड पर चले जाता हूं। देखो ये बना दिया मैंने आपका भारत, लो ये है आपका गुजरात, ठीक है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी बड़ी सभ्यता थी, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग रहते थे, उनके रहने का ढंग बड़ा निराला था। पूछो कैसे? कि जो घर है, ये घर है मान लीजिए, तो अपने अमूमन अपने जो घर होते हैं, उस घर के जस्ट सामने क्या होती है? रोड होती है। लेकिन ये लोग अपने बीवी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो इन्होंने, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि जैसा अभी चलता है वैसा उस समय भी चलता है। जैसे मान लीजिए किसी की नई नवेली बहू आई, मुंह फाड़ रही है, जी जी जा मुंह धोया जा, चल जा, रात नींद नहीं हुई का हो रहा? पहली क्लास है क्या? मुंह काय फाड़ रही हो? पानी पिलाओ उसको, मुंह पे पानी मार दो ऐसे करके। देखो, हाँ मतलब मुर्गा की तो जान गई और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आ रहा, यही कहावत है, ऊँघ रहा है। तो ये लोग इतना डरते थे, मतलब अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। कहाँ के लोग? लोथल के, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के। उन्होंने घर के सामने जो जाती है ना सड़क, ऐसा कोई घर बनाया ही नहीं। जहां सड़क है, सड़क के पीछे तरफ दरवाजे और खिड़की दिए। नहीं तो मान लो कि हमारे लड़के लोग ऐसे जा रहे हैं तो खिड़की में तो, और भाभी क्या हाल है? तो बहुत बढ़िया, भाभी ने भी आधी मुंडी बाहर कर, हाँ देवर जी हलवा बनाई हो? घर पे नहीं है, आ जाओ खा लो हलवा। तो ये लोग बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा देखो भैया, ये लड़के लोग घर के पीछे ही होने चाहिए। क्यों मनीष? तो ये दरवाजा कहाँ होना चाहिए? घर के पीछे। दरवाजा खड़ी कहाँ होना चाहिए? घर के। इस पद्धति को बोलते थे ग्रीड पद्धति। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनते थे कौन सी पद्धति से? ग्रीड पद्धति से। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर जो घर थे, लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहां के घर जो है, जहां के घर के सामने रोड। देखो ये तो मजाक की बात थी, किसी को बुरा ना लगे, उसका और भी कई कारण। जैसे मान लो घर के सामने रोड बना दी, अब कोई जाया बैलगाड़ी लेकर धड़धड़ाते हुए, मान लीजिए महेश भैया का लड़का अभी 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 चलना सीखा, भग दिया घर के एकदम सामने, आ गया बैलगाड़ी के सामने, तो चका चढ़ गया उसके ऊपर। उन्होंने कहा भाई देखो, ये फालतू का रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना नहीं। तो अब निकल के इधर से छेड़ी पतला रास्ता होता है, रोड पे से पतले रास्ते से मनीष पीछे से आने का, इधर से भाई। अब तो लोथल में, लेकिन कहा? घर के सामने रोड। क्यों? क्योंकि देखो यहां विदेशी व्यापार होता है। अब भी पढ़ के आए, बंदरगाह भी आया ना, मर गए क्या? तो लोथल के जितने भी घर थे, इनके सामने से सड़कें गुजरी। कारण ये था विदेशी व्यापार हो रहा, घोड़े और गाड़ी। अभी पढ़ के आया ना, घोड़े के पंजर में, तो घोड़ा के पीछे क्या लगी? गाड़ी। गाड़ी में क्या रखा? अनाज। अरे क्या रखा? अनाज। अब घोड़ा इधर से पीछे से ऐसा से थोड़ी ना, घोड़ा स्टीयरिंग थोड़ी घोड़ा में, तो ऐसा मुड़ जाएगा। ऐसा घोड़ा को घूमने के लिए बहुत जगह चाहिए। तो उनने एक काम करो, घर में सीधा घोड़ा गाड़ी घुसेड़ो और घोड़ा पलटा दो, वहीं के वहीं खोल के गाड़ी घुमा लो और सीधा का सीधा सामान लाद के बाहर। तो एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर ग्रिड पद्धति नहीं थी या घर के सामने सड़क नहीं थी। इनके लिखने पढ़ने की कला भी बड़ी विचित्र थी।
अपन लिखते हैं कि रोहित सर बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, ऐसे लिख दिया रोहित सर, मान लो झूठ लिख दो, हाँ झूठ ले, हाँ यही कर सकते हो तुम, हाँ। और बहुत, देखो अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लिखना है, जगह खत्म हो गई, तो यहां से लिखेंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, ये लिखा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, रोहित सर बहुत अच्छे लिखते हैं, फिर बहुत अच्छा, मतलब समझ गए कि नहीं, पढ़ाते। तो इधर से ऐसा लिखा, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। इस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या बोलते हैं? तो लिखने पढ़ने की कला कौन सी थी भाई? अरे हाँ है ना। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यार नाप तोल करने की इकाई या बाट, नाप तोल करने की इकाई या बाट कहां मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कहां जाएंगे? जहां व्यापार होगा भाई तो चीजें नापेंगे, है कि नहीं सौर्य? जहां भाई शक्कर लेने जाएगा तो दुकान पे नापेंगे ना, जूते की दुकान थोड़ी जूता नाप के बताएंगे 2.5 किलो का है, शक्कर नापेंगे 1 किलो। तो नाप तोल करने की जितनी भी इकाइयां मिली वो कहां से मिली, जल्दी बताओ, कहां से मिली, कहां से मिली? अब सबसे पहले चावल भी, चावल के दाने भी यहीं पर मिले हमको। चावल के पहली बार जो चावल के दाने मिले थे ना हमें, पहली बार चावल के दाने यहीं पर मिले। दूसरी बार चावल के दाने कहां मिले? रंगपुर। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, खत्म। बोलो बेटा, लोथल बोलना चाहिए ना बेटा, खाना खा के नहीं आई है क्या? अब एक चीज और सुनो, हड़प्पा किसे कहते हैं? पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर है, इस पूरे नगर को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हाँ या ना? हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता। तो अब विशेष पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आपको, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके लिए। चल मत लिखो, रहने दो, पीडीएफ में जाएगा ना ये। यहां पर ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो सभ्यता है, यहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी को माना जाता था तो एक श्रृंगी पशु, क्या बोलेंगे? एक श्रृंगी पशु। अब भैया एक श्रृंगी पशु किसे कहते हैं? एक श्रृंगी पशु, श्रृंग का मतलब होता है सींग, ऐसा जानवर जिसके माथे पर एक सींग है। तो क्या वो गेंडा हो सकता है? बहुत बढ़िया, माथे पर ही तो होता है गेंडे के सींग, है ना, यहां होता है, नाक पे होता है बेटा, उसके नाक पे एक सींग। तो एक हिरन, हिरन हो सकता है। आजकल वो पशु मिलता ही नहीं, है ना, तो उसका नाम हर जगह अलग अलग सुनने को मिलेगा। तो एक श्रृंगी पशु मतलब विचित्र होता था, अच्छा लंबा सा मुंह होता था, हिरन के जैसा रहता था, हाइट उतनी बड़ी रहती थी, और एक ही सिंह होता था। उसको बहुत पूजनीय मानते थे, और अगर वो कहीं मिल जाए ना, तो वो अगर कहीं मिल जाए, किसी को मिल जाए, तो उसका पूरा गांव सम्मान करता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लकी होता था। एक श्रृंगी पशु, एक सिंह वाला पशु, नाम हर जगह अलग, कई बोलते एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा माथे पे कैसे सिंह हो सकता है कि नहीं? तो उसको बहुत ज्यादा क्या मानते थे? लकी। अब एक बात और सुनो, पहले खाना खाने के बाद ऐसा टीवी में थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट आता था, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क ले आओ, मुंह में घोसेड़ दो एकदम, पापा दिवाली पर क्या लाए ना डेरा, अमिताभ बच्चन मरे ही जा रहे। पहले मीठा खाना खा लिया, इसको बोलते, इसलिए आयु भी लंबी होती थी, शरीर भी चुस्त होता था। वो मीठा खाने के लिए शहद का उपयोग करते थे। काय का उपयोग करते थे? शहद। और शहद बहुत ऊर्जावान चीज है, अगर आप सुबह उठकर भी शहद खाते हो, शहद है, आंवला है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। क्या हो गया, देखो समस्या आ रही है क्या कैमरे में? देखो, अब मोहनजोदड़ो नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। क्या है मोहनजोदड़ो? सबसे बड़ा, अरे बोलो, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसको यहां बुला लूंगा कैमरे के सामने, पूरी टारसी देखेगी वहां पे, सोते हुए मत। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये कितने शहर थे? 2। और ये दोनों ही जो शहर थे, इनकी एक जुड़वा राजधानी थी जिसे कहते थे पिग्गट। जुड़वा बच्चे सुने हैं हमने, जुड़वा राजधानी पिग्गट। अरे चंडीगढ़ भी तो है हरियाणा और पंजाब की, हाँ। तो पिग्गट किसे कहते थे? जुड़वा राजधानी।
कैसे कहते थे बेटा? जुड़वा राजधानी कहते थे। अब देखिए यहाँ के जो लोग हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के, ये धरती माता को माता मानते थे। अपन भी तो मानते हैं, अपन बहुत ही तेज मानते हैं, ये और भी तेज मानते थे। तो याद रखना ये धरती को क्या मानते थे? माता, उर्वरा शक्ति की देवी। उर्वरा शक्ति किसे कहते हैं? उर्वरा शक्ति मतलब, अरे बोलो ना, उर्वरा शक्ति मतलब मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जिस केमिकल्स का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उर्वरक, ठीक है। और अगर जहां पर वो मौजूद रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं कि यहां पर उर्वरा शक्ति है। तो ये सब किसको बोलते थे हम? धरती माता को उस समय, ठीक। तो धरती माता को क्या बोलते थे? उर्वरा शक्ति की देवी। और यहां उसकी पूजा करते थे। और एक और भयंकर ज्यादा पूजनीय एक पशु था जिसे हम क्या बोलते थे? कुवड़ वाला सांड। क्या बोलते थे बेटा? कुवड़ वाला सांड, है ना। चले, कुवड़ वाला सांड। और एक श्रृंगी पशु भी सिंधु सभ्यता में बहुत पूजनीय था, कुवड़ वाला सांड भी बहुत पूजनीय था। अब देखो यहां पर उस समय पर पर्दा प्रथा, यू नो अबाउट पर्दा प्रथा? पर्दा प्रथा का मतलब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, वो वाला पर्दा नहीं, पर्दा है पर्दा, ये वाला भी नहीं। पर्दे का मतलब घूंघट, ठीक है। पर्दे का मतलब घूंघट। क्यों? कारण ये था, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि घूंघट यूं तो मतलब राजपूताना इतिहास से जुड़ा हुआ है ये सब, लेकिन उससे भी पहले पर्दा प्रथा जो चलता था, ये लोग भारत के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान है और वहां पर है अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन। तो वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वहां की, मानसून ऐसा है कि वहां पर बारिश कम होती है। बारिश कम, जहां पर बारिश कम होती है तापमान ज्यादा। पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तापमान ज्यादा तो पेड़ पौधे कम, है ना। तापमान ज्यादा तो पेड़ पौधे। अब एक चीज को ध्यान से सुनो, जहां बारिश नहीं होगी, जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां पर मिट्टी पाई जाएगी क्या? वहां पर रेत पाई जाएगी। तो जब रेत गर्मियों के दिन में उड़ती है तो मुंह में घुस जाती है, इसलिए लड़की क्या लगाती थी? पर्दा, ठीक है। तो पर्दा प्रथा का साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, ये है पर्दा प्रथा का साइंटिफिक रीजन क्या है? पर्दा प्रथा का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो पश्चिमी क्षेत्र से आई, ठीक है। और इस समय पर वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मतलब जो वेश्याएं होती हैं, है ना, यहां पर प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति भी यहां पर प्रचलित थी, ठीक है। तो क्या यहां पर पर्दा प्रथा थी? वेश्यावृत्ति के लोग रहते थे। यहां पर जैसे कोई मर गया तो उसको जलाते भी थे और दफनाते भी, जलाते भी थे और दफना। तो जलाना और दफनाना, जलाना और दफनाना, जलाना और दफनाना, दोनों ही चीजें कहां चलती थी? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब देखिए जलाते कहां थे? हड़प्पा में जलाते थे। और दफनाते कहां थे? बहुत आईएमपी है बेटा, ये कंफ्यूज कर देता है, भूल मत जाना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में शवों को जलाया जाता था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में दफनाया जाता था? क्या बोलेंगे भाई? मोहनजोदड़ो। अब आगे अगर आपसे बात करें कि भैया युग्म समाधि कहां पर मिली है? अरे कपल, लोथल, अब भी तो पढ़ाया, पूछना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर एक बात बताएं कि युग्म समाधि वहां मिल गई। अब कुछ लोग आग में भी जलाते हैं शवों को, कुछ लोग दफनाते भी हैं, मतलब आग का आविष्कार हो चुका है। आपने ये भी देखा तांबे का आविष्कार भी हो चुका है। तो तांबे को पिघला के तांबे के बर्तन भी बनाएंगे, मिट्टी की ईंट भी बनाएंगे, आग का आविष्कार हुआ। भाई देखो पढ़े लिखे लोग थे तो सब चीजें बनाएंगे। तो ईंट भी बनाते थे। तो ईंट बनाने के लिए लोग मिट्टी को आग पर पकाते थे, मतलब आधुनिक तरीके से जो ईंटें बनती हैं ऐसी ईंट वो उस समय बना लेते थे। तो आग पर पकाई गई मिट्टी को क्या कहते थे? आग पर पकाई गई मिट्टी को कहते थे टेराकोटा। क्या कहते थे भाई? आग पर पकाई गई मिट्टी क्या कहते थे? टेराकोटा। बताएं कौन सा शहर ऐसा था जो विदेशी व्यापार के लिए जाना जाता था? कौन सा शहर था? यहां पर किसी भी जगह तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि तलवारबाजी यहां पर प्रचलित नहीं थी, मतलब ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब एक चीज और सुने कि जिस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता भारत में चल रही थी, उसी समय पर इराक के शहर में एक और सभ्यता चल रही थी जिसका नाम क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे थी, एक दजला और एक फरात। दजला और फरात। जो आप नदी पढ़ते हो ना, टिग्रिस, टिग्रिस नदी कहां है? इराक। इराक और यूफ्रेटस। ध्यान रखना, दो नदियां बता रहा हूं। इराक में एक कौन सी? टिग्रिस, टिग्रिस, और एक कौन सी? यूफ्रेटस। ये दो नदियां, टिग्रिस किसे कहते थे? दजला, और फरात किसे कहते थे? यूफ्रेटस। वर्तमान में भी है ये दोनों नदी। सिंधु नदी रही है क्या अभी? तो कैमरे को थोड़ा इधर कर दो ना। चल, समझ में आ गया? मेसोपोटामिया एक सभ्यता। अब आपने एक सभ्यता का और नाम सुना होगा, बेबीलोन। बेबीलोन सुना है? क्या है बेबीलोन? भाई सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, रंगपुर है, चनहुंदड़ो है, सुतकोतदा है, कितने सारे पढ़े? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। तो जब हमने इतने सारे पढ़े हैं, तो ऐसे ही ये मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इस सभ्यता में भी बहुत सारे ऐसे स्थल थे। उन्हीं स्थलों में से एक था बेबीलोन, बहुत फेमस था। और बेबीलोन, यहां लिख देता हूं, बेबीलोन, बेबी ने क्या ले लिया? लोन। बेबीलोन। और ध्यान रखना, यह कैसा, इसका आकार कैसा था? झूला झूलते हुए। कैसा था बेटा? झूला झूल। तो झूला झूलते हुए किस सभ्यता के बारे में कहा गया है? कौन सी सभ्यता झूला झूलते जैसी नजर आती है? कौन सी? बेबीलोन। और बेबीलोन सभ्यता किसका एक प्रमुख हिस्सा थी? बोलो, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता कहां की थी? कहां की? तो इति समाप्तम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगली सभ्यता हम चालू करने वाले हैं, कौन सी? वैदिक सभ्यता। चलो बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली? 1921 से 1922। अरे 2500 से, कहां से कहां तक? 2500 से 1500 तक चली, कहीं पर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि ये कहां तक चली? 1750 तक। ठीक है। अब भैया 2500 से 1500 नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है क्यों? अरे बीसी है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं, उसे पीछे से आगे आते हैं, इनके बाद आगे से, पीछे से आगे जाते हैं। इनमें कहा होते हैं? पीछे से आगे। ठीक है। अपन क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, और ये लोग क्या लिखते हैं? 4 3 2 1। किसमें? बीसी। चलिए अब शुरू करते हैं हम नई सभ्यता, जिसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता।